Hello students, this is the third video of our fourth chapter and the name of the chapter is the Mughal Empire. So in this chapter beta earlier we have read why the Mughals were known as Mughals and why they were proud of the Timurid ancestry. Further we have also read about the major campaigns and events taken place in the Mughal Empire. So today beta we are starting from the Mughal tradition of succession. Above you can see in the map that the various areas in which military campaigns were done under the Akbar and Aurangzeb. So let us start. The Mughals did not believe in the rule of primogeniture, and where the eldest son inherited his father's estate. Instead, they followed the Mughal and Timurid custom of coparcenary इनहेरिटेंस और ए डिविजन्स ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग्स ऑल द सन. तो बेटे वैसे भारत में जो हिंदू रूलर्स थे वो जिस रूल को फॉलो करते थे उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एल्डेस्ट बेटा होता है, सबसे बड़ा जो बेटा होता है, उसको राजगद्दी पे बिठाया जाता है या फिर उसको विरासत दी जाती है. लेकिन जो मुगल्स थे बेटे वो तैमूर वंश की प्रथा को फॉलो कर रहे थे, जिसमें कि जो विरासत थी, जो भी वसीयत होती थी, जो भी जायदाद होती थी, उसको इक्वली बांट दिया जाता था. तो प्रीमोगेनिचर का मतलब है ऐसा अधिकार जो सिर्फ बड़े बेटे को दिया जाता था, और कॉपरसेनरी का मतलब है कि सभी में बराबर उस चीज़ को बांट दिया जाए, जो भी प्रॉपर्टी है वो सभी बेटों में बराबर बांट दी जाए. तो मुगल्स कॉपरसेनरी को फॉलो करते थे. Follow the highlighted passage in table 1 and note the evidence for rebellions by Mughal princes. Why do you think is a fairer division of inheritance, primogeniture और कॉपरसेनरी? तो बेटे जो हमने टेबल 1 में रीड किया था, ऐसे बहुत सारे राजकुमार थे ऐसे बहुत सारे राजकुमार थे जो अपने पिता का विद्रोह कर रहे थे राजगद्दी को पाने के लिए, या फिर जैसे औरंगज़ेब ने अपने भाइयों को मरवा दिया था और अपने पिता को उन्होंने जेल में डलवा दिया था. तो इस वजह से इस तरह के काम होते थे मुग़ल एम्पायर के दौरान, क्योंकि वो कॉपरसेनरी इनहेरिटेंस को फॉलो करते थे. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मुग़ल रिलेशंस विद अदर रूलर्स. जो मुग़ल थे उनका दूसरे रूलर्स के साथ कैसा संबंध था. यहाँ पे बेटे आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रखा है कि मुग़ल मैरिजेस जो राजपूत के साथ हुई. यहाँ पे दे रखा है बेटे जो जहांगीर की माँ थी वो कछवा कम्युनिटी की राजकुमारी थी और वो अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी. तो शाहजहाँ की माँ भी एक राठौड़ राजकुमारी थी और वो मारवाड़ के राजपूत शासक की पुत्री थी. तो इसका मतलब बेटे उस टाइम पे जो राजपूत थे वो अपने बेटियों की शादी मुगल्स के साथ कराते थे. सो कमिंग बैक टू द पैराग्राफ, Mughal relations with other rulers. Take a look at table 1 again. You will notice that the Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority. तो अगर बेटे हम टेबल नंबर 1 जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रीड की, अगर उसे हम रीड करें तो उससे हमें पता लगेगा कि जो मुगल्स थे वो उन शासकों के विरुद्ध अभियान करते थे जो उनकी पावर को स्वीकार नहीं करते थे. But as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. अब क्या हुआ बेटे, जो मुग़ल धीरे धीरे जो मुगल्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, शक्तिशाली हो रहे थे. तो जितने भी शासक थे, बहुत सारे शासक ऐसे थे जो अपनी इच्छा से उनकी पावर को स्वीकार कर रहे थे, और द राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, राजपूत जिन्होंने Many of them married their daughters into Mughal families and received high positions. तो बेटे सबसे बड़ा एग्जाम्पल इनका राजपूत हैं जिन्होंने अपने बेटियों की शादी मुगल्स के साथ कर दी थी और उनको इसके बदले में काफ़ी हाई पोस्ट भी दी गई थी. बट मैनी रेजिस्टेड एज वेल. लेकिन कुछ ऐसे मुगल्स भी थे, ऐसे भी राजपूत थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया. The Sisodia Rajput of Mewar refused to accept Mughal authority for a long time. Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, given their lands वतन back as assignment वतन जागीर. तो अब क्या हुआ बेटे, जो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे वो लंबे समय से मुगल्स की पावर को स्वीकार कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा समय तक वो इस पावर को स्वीकार नहीं कर पाए. ये जहांगीर के टाइम पे बेटे हमने रीड किया था.
लेकिन जब वो हार गए मुग़लों से तो उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया गया, मतलब उनको अपमानित नहीं किया गया। जैसे हमने पढ़ा था कि औरंगज़ेब ने शिवाजी को इंसल्ट कर दिया था, लेकिन जो सिसोदिया राजपूत थे, मुगल्स ने उनके साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुल बिहेवियर किया और उनकी जो जागीर थी, मतलब जो उनका पर्टिकुलर एरिया था जिसको वतन भी बोला जाता था, तो उसको वतन जागीर के रूप में उनको वापस कर दिया। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया पे वो काम करते रहे, लेकिन वो था किसके अंडर? मुगल्स के अंदर। The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. तो बेटे ये जो दूसरे रूलर्स को हरा देना लेकिन उनको अपमानित ना करना, ये जो रिलेशन बना के चल रहे थे मुगल्स, ये जो संतुलन बना के चल रहे थे, तो उसकी वजह से मुग़ल भारत के ऐसे बहुत सारे शासक हैं और बहुत सारे सरदार हैं जिन पर इस बात का प्रभाव पड़ा। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। लेकिन बेटे हमेशा ही ये बैलेंस बनाए रखना भी मुश्किल था। सो लुक एट टेबल नंबर 1, नोट दैट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट? तो बेटे यहाँ पे हमने ये टेबल नंबर 1 में रीड किया था कि जो शिवाजी थे वो भी मुग़ल सत्ता को स्वीकार करने आए थे, लेकिन औरंगज़ेब ने उनका अपमान किया और इसी वजह से हमने रीड किया था कि जो शिवाजी थे वो किला आगरे में जो किले थे उससे भाग गए थे और उन्होंने मुग़ल्स के ही खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो ये उस चीज़ का रिज़ल्ट था। So now moving to Mansabdars and Jagirdars. As the empire expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people. तो बेटे जैसे जैसे मुग़ल साम्राज्य दूसरे एरियाज़ को अपने अंडर लेता गया, अपने साम्राज्य को बढ़ाता गया, तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग जो सामाजिक समूह के लोग थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में नियुक्त करना शुरू कर दिया। From a small nucleus of Turkish nobles, Turanis, they expanded to include Iranians, Indian, Muslims, Afghanis, राजपूत्स, मराठास एंड अदर ग्रुप्स। तो बेटे सबसे शुरू में तो वो तुर्की से थे, ज़्यादातर जो सरदार थे वो कहाँ से थे? तुर्की से, टर्की से थे। लेकिन अब इस छोटे से समूह के साथ साथ उन्होंने बाकी जो समूह थे उनको भी ऐड करना, भर्ती करना शुरू कर दिया था। जैसे जो मुस्लिम्स थे, ईरानियंस थे, भारतीय थे, अफ़गानी थे, राजपूत थे, तो सभी लोगों को उन्होंने समूह में शामिल करना शुरू कर दिया था। Those who joined मुग़ल सर्विसेज वर एनरोल्ड एज मनसबदार। और जो लोग मुग़ल की सेवा में आने वाले, मतलब मुग़ल की सेवा किया करते थे, मुग़ल सर्विसेज को ज्वाइन करते थे, उनको क्या बोला जाता था बेटे? मनसबदार। तो ऐसे लोगों को मनसबदार बोला जाता था। यहाँ पे टर्म भी दे रखी है। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स ए मनसब मीनिंग ए पोजीशन और रैंक। तो बेटे मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता था जिनका कोई ना कोई सरकारी हैसियत हो या कोई ना कोई उनको पोस्ट मिली हुई हो या फिर कोई रैंक मिला हुआ हो। सो इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उस टाइम पे बेटे जो मुगल्स थे वो एक ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे श्रेणी व्यवस्था के अकॉर्डिंग पोस्ट को भी निर्धारित करते थे, जो रैंक होता था, और उसी के अकॉर्डिंग उनको सैलरी दी जाती थी और सेना में उनका क्या काम होगा, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी, ये भी निर्धारित किया जाता था। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जट। तो बेटे जिस तरह से हम जो जितने भी हमारे फ़ौजी होते हैं, सिपाही होते हैं, उनके जो मेडल्स होते हैं वो उनके रैंक बताते हैं, तो इसी तरह से बेटे जो उस टाइम पे पोस्ट और सैलरी होती थी उसको किसके अकॉर्डिंग निर्धारित किया? जो जात की संख्या होती थी उस पे उसको निर्धारित किया जाता था। द हायर द जात द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स पोजिशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। तो जितना ज़्यादा जात की संख्या होती थी उतनी ही ज़्यादा दरबार में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती थी और उतना ही उसको ज़्यादा सैलरी दी जाती थी। द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरीमैन। तो बेटे जो भी मनसबदार बनाया जाता था उसका मेन काम क्या था? उसको मेन काम ये सौंपा जाता था कि उनको
उसी के अनुसार घुड़सवार रखने पड़ते थे। मतलब जितना बड़ा पोस्ट उनको दी जाती थी उसी के अकॉर्डिंग उनको घुड़सवार को मेंटेन करना होता था। The Mansabdar brought his cavalrymen for review, got them registered, their horses branded and then received money to pay them as salary। तो बेटे जो मनसबदार थे वो अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, वहाँ अपने सैनिकों के घोड़ों को वो ब्रांड करवाते थे, मतलब उन पर मोहर लगवाते थे और सैनिकों का रजिस्ट्रेशन भी करवाते थे। तो इन सभी कार्रवाई के बाद ही उनको सैनिकों को वेतन देने के लिए पैसा मिलता था। So Mansabdar received their salaries as revenue assignments called जागीर्स which were somewhat like इक्तास। तो बेटे जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में रीड किया था कि लैंड जो सोल्जर्स को दी जाती थी उसको इक्ता के नाम से जाना जाता था, तो ऐसे ही यहाँ पे जो मनसबदार थे बेटे उनको भी लैंड दी जाती थी जिसको जागीर के नाम से जाना जाता था। और जागीर जो होती थी उनकी, जो भी पर्टिकुलर एरिया उनके अंडर होता था, उस एरिए से जो रेवेन्यू आता था वहीं से वो अपने घुड़सवारों की और अपनी सैलरी प्राप्त करते थे। बट अनलाइक मुक्तीज मोस्ट मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स। तो बेटे जैसे हमने पढ़ा था कि जो इक्तास थी उनको मुक्ति संभालते थे, लेकिन जैसे मुक्ति उनको संभालते थे तो मुक्तियों से अलग तरीके से जो मनसबदार थे वो वहाँ पर बसते नहीं थे, किसी पर्टिकुलर एक एरिया पर ठहरते नहीं थे, बल्कि वो अपने सर्वेंट्स को ये राइट दे देते थे कि वो वहाँ पर एडमिनिस्टर करें। दे नॉट हैड राइट्स इन द टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स while the मनसबदार themselves served in some other part of the country। तो यहाँ पे क्या होता था बेटे, उनके पास जो भी जागीर होती थी वहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था उस पर मनसबदार का अधिकार होता था। तो ये रेवेन्यू वो अपने नौकरों के द्वारा कलेक्ट करवाते थे, बल्कि खुद वो देश के किसी दूसरे पार्ट में सेवा करते थे। इन अकबर्स रीन these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the mansabdar। तो अब बेटे जो उस टाइम पे अकबर के रूलिंग पीरियड में जो जागीर थी उनको बहुत सावधानी पूर्वक उनको चेक किया जाता था, उनको एसेस आकलन किया जाता था कि जितना भी रेवेन्यू आए वो वेतन के जो भी सैलरी घुड़सवारों को देनी है उसके तकरीबन बराबर रहे, ये इंश्योर किया जाता था। But by Aurangzeb's reign this was no longer the case and the actual revenue collected was often less than the granted sum। लेकिन बेटे औरंगजेब के शासनकाल तक आते आते क्या हुआ, जो बहुत सारे चेंजेस आने लगे। अब जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो मनसबदार की जो सैलरी होती थी उससे बहुत ज़्यादा कम कलेक्ट किया जाता था। हालांकि अकबर ने इस बात का ध्यान रखा, इसीलिए उनकी रूलिंग स्ट्रेटजी ठीक थी, लेकिन औरंगज़ेब के टाइम तक आते आते जो मनसबदार थे उनको जागीर से जो रेवेन्यू मिलता था वो उनकी सैलरी से भी कम मिलता था। देर वर ऑल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार। अब धीरे धीरे जो मनसबदार थे बेटे उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से विच मेंट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड ए जागीर। तो उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट हुआ था कि उनको बहुत ही लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। जो मनसबदार होते थे उनको जागीर मिलने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। सो दीज आर द अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर। तो कुछ ऐसे उस टाइम पे बेटे वर्क हुए जिसकी वजह से जागीर जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, जो लैंड एरिया था वो धीरे धीरे कम होने लगा और मनसबदार की क्वांटिटी जो थी वो बढ़ने लगी। तो अब क्या हुआ, जो मनसबदार थे उनको जागीर के लिए बहुत दिनों तक वेट करना पड़ता था। सो एज ए रिज़ल्ट मैनी जागीरदार ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ बेटा कि जो भी जागीरदार होते थे वो जागीर रहने पर ये कोशिश करते थे कि जितना ज़्यादा रेवेन्यू वो कलेक्ट कर सकें उतना ज़्यादा वो करें, क्योंकि बाद में तो शायद उनका नंबर आए या ना आए। सो औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल द डेवलपमेंट्स इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रीन एंड द पीजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रिमेंडसली। तो बेटे अपने शासनकाल के जो लास्ट ईयर्स थे उनमें औरंगजेब ने ये जो चेंजेस आए इन पर नियंत्रण वो नहीं रख पाए और इसी वजह से जितने भी किसान थे उन पर बहुत ज़्यादा मुसीबत
उनको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उनको बहुत ज़्यादा भुगतना भी पड़ा। तो इसीलिए बेटे हमने पढ़ा था टेबल नंबर 1 में कि जो औरंगज़ेब थे उन पर पूरे भारत में हर तरफ से, जैसे नॉर्थ ईस्ट से भी, दक्षिण भारत से भी, नॉर्थ में से भी हर तरह के लोग विद्रोह करने लगे थे। तो ये रीज़न था, ये भी एक रीज़न था बेटे उस चीज़ का कि जो किसान थे और बाकी के लोग थे वो इस चीज़ का विरोध करने लगे थे। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ज़ब्त एंड ज़मींदार। तो ज़ब्त और ज़मींदार के बारे में हम इसमें रीड कर रहे हैं। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुग़ल रूलर्स वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। तो बेटा मुग़लों की आमदनी जो थी वो सबसे ज़्यादा कहाँ से थी? जो भी किसान ग्रो करते थे वहाँ से जो रेवेन्यू मिलता था उससे उनको सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता था। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट्स, दैट इज़ द हेडमैन और द लोकल चीफ्टेन। तो अब क्या हुआ बेटे, ज़्यादातर जो एरियाज़ थे वहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन का काम किनको दिया गया था? जो गांव के मुखिया थे या फिर जो स्थानीय सरदार थे उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम सौंपा गया था। द मुग़ल यूज्ड वन टर्म ज़मींदार। जो मुगल्स थे उन्होंने एक टर्म यूज़ करी थी ज़मींदार इन सभी लोगों के लिए। ये जो इंटरमीडिएटर्स थे, मतलब जो बिचौलिया थे, जैसे विलेज हेडमैन थे या स्थानीय मुखिया थे, इन सभी के लिए सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ किया गया था, ज़मींदार, इनको डिस्क्राइब करने के लिए। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल कैरीड आउट अ सर्वे। तो बेटे तोडरमल जो थे वो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, जो कि उस टाइम पे रेवेन्यू कलेक्शन को चेक करते थे। तो उन्होंने He carried out a careful survey of crop yields, prices and areas cultivated for a 10-year period, that is 1570 to 1580। तो बेटे ये जो अकबर के रेवेन्यू कलेक्शन मिनिस्टर थे टोडरमल, इन्होंने 1570 से लेके 1580 का जो टाइम पीरियड है उसके दौरान खेती बाड़ी में, मतलब कि कौन सी क्रॉप में ज़्यादा पैदावार हो रही है, उनकी कीमतें क्या हैं, या फिर कितने एरिया पर कल्टीवेशन किया जा रहा है, इस का बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सावधानी से इसका सर्वे किया, मतलब सर्वेक्षण किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप। तो अब क्या हुआ बेटे, ये जो सर्वे किया गया था उसके आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक जो फसल थी, क्रॉप जो थी, उस पर नगद के रूप में कुछ रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया। और जितने भी प्रांत थे उस टाइम पे, जितने भी प्रोविंसेस थे, उन सभी को मंडलों में बांट दिया गया और सभी से हर फसल के लिए रेवेन्यू कलेक्ट की जाने लगी। जैसे हर पर्टिकुलर फसल के लिए पर्टिकुलर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाने लगा। सो दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज ज़ब्त। इस सिस्टम को ज़ब्त बोला गया है बेटे। जब कि ज़ब्त माने ये वो रेवेन्यू सिस्टम था जिसमें लैंड को चेक किया गया, क्रॉप्स कौन सी बोई जा रही है, और उसी के आधार पे रेवेन्यू को फिक्स किया गया। तो इसीलिए इसको ज़ब्त बोला गया। It was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land and keep very careful accounts. This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal. तो बेटे ये जो रेवेन्यू कलेक्शन उस टाइम पे लागू किया गया था, ज़ब्त जो लागू किया गया था, वो सिर्फ ऐसे एरियाज़ में लागू किया गया था जहाँ पर मुग़ल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने लैंड का निरीक्षण किया था और वो सावधानी पूर्वक उसका हिसाब भी लगा सकते थे। तो सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में ये ज़ब्त लागू किया गया था, लेकिन गुजरात और बंगाल के प्रोविंसेस में ये लागू करना संभव नहीं था। इन सम एरियाज़ द ज़मींदार्स एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर, द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। तो अब क्या हुआ बेटा, कुछ ऐसे भी एरियाज़ थे जहाँ पर ज़मींदार इतने शक्तिशाली थे कि वो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा जो भी उन पर अत्याचार किया जाता था तो उस स्थिति में वो विद्रोह कर सकते थे। और इसीलिए समटाइम्स ज़मींदार एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुग़ल अथॉरिटी। कई बार तो ऐसा भी होता था, एक ही जाति के जो ज़मींदार और किसान होते थे वो मुग़ल पावर के खिलाफ मिलकर विद्रोह करते थे। So these peasant revolts challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century। तो बेटे 17th century के आखिर में ऐसे जो किसान विद्रोह थे उन्होंने मुग़ल साम्राज्य के स्टेबिलिटी को चुनौती दी। तो दिस बेटा वी हैव रेड इन टुडेज टॉप वीडियो।
and we will continue the 4th chapter in our next video. Till then, take care, have a nice day.